नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज लैंग्वेज यानी भाषा हिंदी और इंग्लिश का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा और 75 क्वेश्चन हिंदी का। टोटल 100 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको इसमें सही वर्ड चुनना है। वर्ड को ही जो लेटर है वो क्या होता है, इधर से उधर मिक्स कर दिया जाता है, उसमें से आपको करेक्ट वाला जो चुनना है। इसमें करेक्ट आंसर है इसका वालेडिक्शन। देखिए करेक्टली स्पेल्ड को चूज करने में आपको हेल्प करता है कि कोई भी वर्ड को है ना थोड़ा सा संधि विच्छेद करके याद कीजिए। जैसे VALE वाले DICTION वालेडिक्शन। वालेडिक्शन का मतलब होता है विदाई, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकोमोडेट, इसमें इसका करेक्ट आंसर है ये है ACCOMMODAT अकोमोडेट। ठीक है, इसमें देखिए किसी में क्या सिंगल सी दे दिया है, किसी में सिंगल एम दे दिया है, तो ऐसे ध्यान रखना है कि ये आंसर ये सब गलत है। ठीक है, इसका करेक्ट है अकोमोडेट। एक होता है ये अकोमोडेट मतलब होता है समायोजित करना, एक होता है अकोमोडेशन, यानी कि यहाँ ई के जगह ION लग जाता है। ठीक है, तो अकोमोडेशन उसका मतलब होता है आवास या निवास, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटेंस टू द फॉर्म ए मीनिंग पैराग्राफ, यानी कि ये है सेंटेंस अरेंजमेंट, यानी कि सेंटेंस को अरेंज करना है। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करने के लिए क्या है ना, इसको थोड़ा इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे कि इन दोज डेज, यानी कि उन दिनों। ठीक है, अब उन दिनों आ गया तो इसके बाद क्या है ना, एक सब्जेक्ट का आना जरूरी है। जैसे कि उन दिनों देयर वेयर हार्डली एनी। अब एनी क्या, एनी के बाद कोई नाउन आएगा, ये तो आएगा नहीं, ये वर्ब है। तो जैसे इन दोज डेज के बाद आ गया देयर वेयर हार्डली एनी, यानी क्यू वाला आंसर होगा, यानी ए या तो डी, ये दोनों में से कोई होगा। उसके बाद हार्डली एनी, उसके बाद एम्बुलेंस होना चाहिए, हार्डली एनी एम्बुलेंस अवेलेबल ऑन, तो यानी कि क्यू के बाद आर किस में, यहाँ है। ठीक है, यानी कि आप फिर से पढ़िए कि इन दोज डेज देयर वेयर एनी हार्डली एनी एम्बुलेंस अवेलेबल ऑन कॉल टू फेरी पेशेंट्स टू हॉस्पिटल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी, यानी कि उन दिनों मरीजों को ना अस्पताल ले जाने के लिए कॉल करने पर मुश्किल से कोई एम्बुलेंस उपलब्ध होती थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजोरिटी ऑफ। अब द मेजोरिटी ऑफ इसके बाद क्या आएगा, जैसे मेजोरिटी मतलब होता है कि अधिकतर, ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर, तो उसके बाद क्या है, ये वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, या तो ये पूरी पोजीशन जो ये नहीं आएगा, तो इसके बाद है ना जैसे कोई भी नाउन या तो सब्जेक्ट टाइप का कोई आना चाहिए। जैसे द मेजोरिटी ऑफ हाईली एजुकेटेड इंडियंस, ये एक सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि जो उच्च शिक्षित लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उसका जो मेजोरिटी है, तो ये होगा पी से आंसर होना चाहिए। पहले पी वाला आना चाहिए, यानी कि ए में है और बी में है। ठीक है, अब पी के बाद क्या आएगा, देखिए द मेजोरिटी ऑफ हाईली एजुकेटेड इंडियंस, एक सब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद क्या, वर्ब आना चाहिए। ये प्रीपोजिशन वाला तो आएगा नहीं, पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, यानी क्यू वाला आएगा। तो क्यू वाला है ए में, इसका आंसर हो जाएगा ए। जैसे द मेजोरिटी ऑफ हाईली एजुकेटेड इंडियंस डू नॉट वोट ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन, यानी कि क्या है कि अधिकतर जो शिक्षित भारतीय लोग हैं अभी भी है ना जनरल इलेक्शन के दौरान वोट नहीं करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि आइडम और फ्रेज बताना है ना। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइडम और फ्रेज, यानी आइडम और फ्रेज बताना है। तो एक कोल्ड फिश, इसका मतलब होता है कि भाव शून्य व्यक्ति। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग, यानी कि जो अनफ्रेंडली, यानी किसी से दोस्ती नहीं करता है या तो अपना कोई फीलिंग शेयर नहीं करता है, यानी भाव शून्य व्यक्ति, एक कोल्ड फिश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंड ओवर बैकवर्ड्स, इस फ्रेज का मतलब होता है कि सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग स्पेशली टू बी फेयर और हेल्पफुल, यानी कि मदद करने के लिए, ईमानदारी दिखाने के लिए हर संभव है ना, मेक एवरी एफर्ट, हर संभव प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि दिए हुए शब्दों में से आपको अपोजिट चुनना है, विपरार्थक शब्द चुनना है। तो स्कॉलरली मतलब होता है कि विद्वान, है ना, पढ़ा लिखा व्यक्ति, स्कॉलरली में विद्वान हो गया, ठीक है। अब इसका अपोजिट यानी कि अनपढ़ होगा, तो इसमें ऑप्शन बी में है और लेटर्ड, अनलेटर्ड मतलब होता है अनपढ़, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं, निरक्षर व्यक्ति, अनलेटर्ड। और इग्नोरेंट मतलब भी होता है अनपढ़, निरक्षर, ठीक है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों है, यानी कि एक से अधिक। कल्चर्ड मैंने तो हो गया सुसंस्कृत, और ट्रेंड मैंने होता है प्रशिक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बैफलिंग, बैफलिंग मतलब होता है कि विस्मयकारी, यानी कि समझने योग्य नहीं। बैफलिंग का मतलब होता है विस्मयकारी, समझने योग्य नहीं। तो इसका अपोजिट हो जाएगा समझने योग्य, यानी इसका होता है ए, कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब होता है समझने योग्य, सुबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इसने कि खाली जगह पे आपको ये 4 विकल्पों में से भरना है। द माइंड गिव्स मैन द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो मन है, दिमाग है, वो मनुष्य को ये समझने की एबिलिटी, योग्यता देता है, थिंक एंड फील, सोचने और महसूस करने की। एंड इज द, अब यहाँ क्या हुआ, एंड इज द इन्वेंशन ऑफ द सोल, या तो टेम्पटेशन ऑफ द सोल, या इनोवेशन ऑफ द सोल, या मैनिफेस्टेशन ऑफ द सोल। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना वर्ड मीनिंग का समझ आना जरूरी है। वो अगर वर्ड मीनिंग जानते हैं तो इसका आंसर आप आसानी से टिक कर सकते हैं। जैसे कि जो दिमाग है वो समझने की, सोचने और समझने की शक्ति, ये क्या है। तो इन्वेंशन एक आविष्कार, आत्मा का आविष्कार है, ये गलत है। इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार, ये नहीं होगा। टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब होता है लोभ या प्रलोभन, ये आत्मा का है, प्रलोभन ये नहीं होगा। इनोवेशन में होता है नवीनीकरण, ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाता है मैनिफेस्टेशन, इसका मतलब होता है मैनिफेस्टेशन में अभिव्यक्ति, यानी कि ये जो चीज़ है ना, इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सोल, ये आत्मा की अभिव्यक्ति है। इसका सही करेक्ट हो जाता है मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन इज मेड एट ईच अदर, तो मेड के साथ यहाँ एट प्रीपोजिशन लगेगा। एवरीवन इज मेड एट ईच अदर, यानी हर कोई एक दूसरे से बना है, यहाँ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द चुनना है, बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट चुनना है आप में इसमें। तो ए स्टेटली और इम्प्रेसिव बिल्डिंग हाउसिंग ए टोम्ब, टोम्ब मतलब होता है कब्र, ठीक है, ऑफ ए ग्रुप ऑफ टोम्ब्स, यानी कि कब्र से संबंधित है। यानी कि एक इम्प्रेसिव बिल्डिंग यानी मकान या तो कोई जगह है, घर है जो बनाया जाता है कब्र को रखने, मतलब कि कब्र के लिए बनाया जाता है, तो वो कहलाता है। एक होता है मौजोलियम, मौजोलियम मतलब होता है कब्रिस्तान, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सिपल्चरे मतलब होता है कब्र या समाधि, यानी कि ए और बी दोनों इसका आंसर हो सकता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोज्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड आइदर फिजिकली और इमोशनली। इसका कहना है कि एक्सपोज टू द पॉसिबली बीइंग अटैक्ड, यानी कि हार्म्ड आइदर फिजिकली और इमोशनली, यानी कि शारीरिक या तो भावनात्मक रूप से जिसे आसानी से आक्रमण या क्षति पहुंचाया, हानि पहुंचाया जा सके, तो वो होता है वल्नरेबल, ठीक है। वल्नरेबल मतलब होता है कि आसानी से प्रभावित होने वाला, आसानी से यानी असुरक्षित, वल्नरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें क्या है, इम्प्रूव करना है जो ब्रैकेट में दिया हुआ। अगर ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं इसको। देयर वाज हार्डली एनी ट्रैफिक एंड माय फादर टोल्ड अस द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वी। अब देखिए यहाँ क्या है कि इस सेंटेंस में ना पास्ट टेंस का यूज हुआ है हमेशा। देखिए यहाँ वाज है, यहाँ टोल्ड है, पास्ट में हुआ, तो ये पूरा ये भी पास्ट में जाएगा, इज होगा नहीं। पहला नंबर क्या है, वाज या तो वेयर होगा, ठीक है। तो वी के साथ क्या वेयर लगता है, ये नहीं होगा। और वेयर ये दोनों में है, तो वेयर के साथ है ना जो वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना। वेयर के साथ चौथा रूप लगेगा यानी V4 लगेगा, यानी कि ING वाला फॉर्म लगेगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यू हैव बीन ए वेरी गुड गर्ल, तो यू के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, यानी कि हैज नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, ठीक है। और हैव बीइंग यहाँ है तो ये भी नहीं लगेगा क्योंकि ये पैसिव में हो जाता है, हैव बीइंग, उसके बाद V3 आना चाहिए, ये होगा। इसका करेक्ट है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सेगमेंट विच कंटेंट्स द एरर, यानी कॉमन एरर इसमें चुनना है। जैसे द ब्रिटिश काउंसिल हैज ब्राउट द म्यूजियम ऑफ द मून टू इंडिया टू मार्क द लास्ट फेज ऑफ द यूके इंडिया ईयर ऑफ कल्चर एंड 70 ईयर ऑफ द ब्रिटिश काउंसिल ऑफ द इंडियन। यहाँ देखिए 70 लगा है ना, तो 70 एक से अधिक बहुवचन हो जाता है, तो यानी कि प्लूरल ये नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल नाउन का यूज होता है, यानी कि 70 ईयर्स होगा, यहाँ एस लगना चाहिए। तो इसका इसमें एरर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में एरर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वेल रंग व्हाइल आई वाज ब्रशिंग माई टीथ, इसका कहने का मतलब ये है कि जब मैं मुंह धो रहा था तो घंटी बजी, यानी जब घंटी बजी तो उस समय मैं मुंह धो रहा था। देखिए एक सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, ये ध्यान रखना है। देखिए एक होता है ना कि सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट, और प्लस होता है व्हाइल, सिंपल पास्ट व्हाइल, और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस आता है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए इसमें क्या है कि व्हाइल के बाद ये पास्ट कंटिन्यूअस आया है, ये सही है यहाँ पे, तो इसके पहले क्या पास्ट सिंपल पास्ट आना चाहिए, ये फॉर्मेट में लाने के लिए यहाँ सिंपल पास्ट आना चाहिए। तो दे बेल रंग, रंग है ये जो है ना रिंग का ये तीसरा रूप लग गया है, जबकि सिंपल पास्ट में V2 लगता है, वर्ब का दूसरा रूप लगता है, यानी कि जैसे रिंग है ना, तो रिंग का V2 होता है रेंग, ये ध्यान रखना है, और V3 होता है रंग, ठीक है। तो यहाँ V2 फॉर्म लगेगा, यानी कि रेंग यहाँ यूज होगा, इसका आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, वेस्ट एक्सप्रेसेस मतलब होता है साइनो, समानार्थक शब्द आपको चुनना है। तो डिवोइट मतलब होता है वंचित, डिवोइट मतलब किसी चीज़ से वंचित, तो इसका करेक्ट आंसर होता है इम्प्टी, यानी कि खाली, वंचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोलिथिक, तो मोनोलिथिक मतलब होता है अखंड या विशाल, ठीक है, अखंड या विशाल। ह्यूज मतलब होता है भी विशाल, ये ध्यान रखना है, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कि मिसस्पेल्ड है, पैसेज में इसमें स्पेलिंग क्या है कि मिस रहता है, बहुत सा जगह मिस है, तो इसको क्या करना है, इसमें फिल करना है ऑप्शन के देख कर। देखिए अगर पैसेज अगर जब भी आए इंग्लिश हो या हिंदी, तो आप इसमें बनाने का बेहतरीन तरीका ये होता है ना कि सबसे पहले इसका जो है ना ऑप्शन पढ़िए, ठीक है। अगर ये फिलिंग वाला है मिसस्पेल्ड वाला, इसका सबसे पहले ऑप्शन पढ़ना चाहिए, सरसरी निगाहों से एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए, कितना तक है 19 से 23 तक। जैसे इसमें है नन, नो, नोर, नाइदर, क्रिएटिव, क्रिएट, क्रिएटिविटी, क्रिएशन, फॉर, एंड, नोर, नाइदर, म्यूजिक, म्यूजिकल, म्यूजिशियन, म्यूजिकली। अब इस ऑप्शन में देखिए म्यूजिक, म्यूजिकल, म्यूजिशियन और म्यूजिकली है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो पैसेज में म्यूजिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। इससे ऑप्शन पढ़ने से ये होता है कि आपको पैसेज को समझने में थोड़ा सा हेल्प मिलता है, ठीक है। और इसको बनाने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है कि समझना, पैसेज को अगर समझ गए तो सबका आंसर आसानी से निकल जाता है। और आगे है कि सिंस, अंटिल, वेदर, में। अब सरसरी निगाहों से एक बार पैसेज को भी पढ़ लीजिए, ठीक है, जल्दी में। जैसे व्हाट देयर इज रीजन टू वरी दैट द नेक्स्ट शेक्सपियर और वाल्मीकि बीइंग सप्रेस्ड बाय सोशल मीडिया इज आल्सो क्राउड सोर्स्ड इवन द वी जस्ट कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज व्हेन सो मेनी पोस्टिंग्स आई मीन ट्रीज सीम टू टेक वर्थ डाई एवरी मिनट आई एम certain that some great creative personalities will emerge in art and literature from social media. Instant stars are born via viral postings, but self-selection
वी द वेस्ट फिल्टर एक्सट्रैक्ट द सुपरस्टार्स ऑफ द इल्क ऑफ हिस्ट्री ग्रेटेस्ट। अब पढ़ लेंगे, अब इसका आंसर पढ़ते जाना है और आंसर इसमें समझते जाना है। जैसे व्हाट देयर इज, अब देयर इज के बाद रीजन है, ठीक है। अब देयर इज क्या लगेगा ये समझना, सूटेबल क्या है। देयर इज नॉन रीजन, देयर इज नो रीजन, देयर इज नो रीजन, देयर इज नाइदर रीजन। तो इसमें सूटेबल सबसे अच्छा है देयर इज नो रीजन, है ना। देयर इज नाइदर रीजन ये तो नहीं होगा, नो रीजन ये नहीं होगा, नन रीजन ये भी नहीं। देयर इज नो रीजन टू वरी दैट द नेक्स्ट शेक्सपियर और वाल्मीकि इज बीइंग सप्रेस्ड बाय सोशल मीडिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन में है कि अब क्या है कि देखिए यहाँ इज से स्टार्ट हुआ है, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट आना है, भर्ब से स्टार्ट नहीं होता है कोई भी सेंटेंस, सब्जेक्ट आएगा पहले, सब्जेक्ट भर्ब आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट के रूप में कौन सा यूज हो सकता है, जैसे क्रिएटिव है, क्रिएट है, क्रिएशन है, क्रिएटिविटी। तो जैसे कि क्रिएट मतलब ये क्या है, एक भर्ब के रूप में है, क्रिएटिव एक नाउन के रूप में है, तो एडजेक्टिव के रूप में कोई, तो सबसे बढ़िया जो होता है वो एडवर्ब है ना, वो सब्जेक्ट का भी काम कर जाता है। इसका आंसर ये होगा क्रिएटिविटी। यहाँ होगा कि क्रिएटिविटी इज आल्सो क्राउड सोर्स्ड इवन दो वी जस्ट कांट सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज व्हेन सो मेनी पोस्टिंग्स। आई मीन ट्रीज सीम टू टेक वर्थ डाई। अब देखिए यहाँ क्या है, जन्म और मृत्यु। तो यहाँ आप देखते हैं कि क्या है 21 में, जन्म और जैसे वर्थ एंड डाई, ये ज़्यादा सुटेबल है ना, वर्थ एंड डाई, जन्म और मृत्यु। ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी, बी, है ना, वर्थ एंड डाई, वर्थ एंड डाई एवरी मिनट। आई एम सर्टेन दैट सम ग्रेट क्रिएटिव पर्सनैलिटीज विल इमर्ज इन आर्ट, आर्ट एंड लिटरेचर। अब देखिए यहाँ आर्ट यानी कि कला साहित्य, यहाँ पर अब क्या होगा, देखिए ऑप्शन में चलते हैं 22 का, आर्ट म्यूजिशियन होगा कि देखिए वहाँ क्या है, सारे चीज़ नाउन जैसा है ना, आर्ट यानी कि कला, संगीत और साहित्य, ये सूटेबल होगा। ये तो म्यूजिशियन, यहाँ ये क्या हो जाए, नाउन हो जाता है, जैसे कि एक प्रोनाउन हो जाता है, जैसे आदमी हो जाता है ये, ठीक है। म्यूजिशियन तो वो तो वहाँ सेट नहीं होगा, एक म्यूजिक सेट होगा, है ना, म्यूजिकल भी नहीं होगा, म्यूजिकली भी नहीं होगा। आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर ये होगा। इसका आंसर हो जाता है ए। देखिए यहाँ पे आर्ट यानी कला, संगीत और साहित्य, फ्रॉम द सोशल मीडिया इंस्टेंट स्टार्स आर वॉर्न विया वायरल पोस्टिंग्स व्हाट सेल्फ सिलेक्शन, सेल्फ सिलेक्शन के बाद उसके बाद यहाँ बी। अब देखिए 23 में ऑप्शन में क्या है कि सिंस भी, या तो अंटिल भी, या वेदर भी, या मे भी। तो मे भी होगा, है ना, कोई भी चीज़ होता है मे भी, यानी हो भी सकता है। मे भी यहाँ सुटेबल होता है, मे के साथ भी आता है, मे भी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में है कि चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, यानी डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, जैसे इज इट स्नोइंग सी आस्क्ड। तो देखिए इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो ये कन्वर्टेड ईमा के कोमा के जो बाहर है ना, ये जिस रूप में है, जैसे पास्ट में है तो ये पास्ट में ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। सी आस्क्ड, तो सी आस्क्ड जो है, और एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, इज जैसे सब्जेक्ट के पहले इज आ गया, तो जो वेदर या इफ़ आता है, जैसे सी आस्क्ड के बाद वेदर या इफ़ आएगा, वेदर या तो इफ़, ये दोनों में से कोई आंसर रहता है, ठीक है। तो ये दोनों में चेक करना है कि सी आस्क्ड, तो ये आस्क्ड होना चाहिए, यहाँ आस्क लिखा है तो ये होगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 24 के बी, सी आस्क्ड इफ़। और ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो ये अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस में आ जाता है। ये इट इज है तो इज का वाज होता है, इफ़ इट वाज स्नोइंग, इसका आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट पेसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी इसमें पेसिव बनाना है, ठीक है। जैसे ही एट, ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, अब पेसिव वॉइस में बदलना है। सी एट पिज़्ज़ा रावेनियसली, ठीक है। रावेनसली मतलब होता है, देखिए इसका पेसिव बनाने में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि पिज़्ज़ा आएगा सब्जेक्ट में, ठीक है। तो पिज़्ज़ा सब्जेक्ट में आ जाएगा, और जो ये पास्ट टेंस में रहता है एट, या तो कुछ भी हो पास्ट टेंस में, तो उसका है ना वाज वेयर में बदलता है, तो पिज़्ज़ा वाज होगा, तो
तो देखिए ये नहीं होगा, इज यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और एट यहाँ दिया हुआ, ये नहीं होगा क्योंकि वाज वेयर में बदलेगा। और वाज के बाद क्या होता है कि वर्ब का तीसरा रूप लगता है, तो यहाँ एट दिया हुआ, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाता है बी, है ना, पिज़्ज़ा वाज इटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से हिंदी स्टार्ट होता है। तृष्णा के विपरार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो तृष्णा का विपरार्थक शब्द यानी कि एंटो, इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है बी तृष्णा। तृष्णा का अपोजिट हो जाता है बी तृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल कुल शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करें। तो देखिए एक कुल का मतलब होता है वंश और एक कुल का मतलब होता है किनारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो पुल्लिंग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीरांगना पुल्लिंग नहीं है, क्योंकि जो वीरांगना का ना ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, वीर जो होता है वो पुल्लिंग होता है, ये ध्यान रखना है, वीर पुल्लिंग है और वीरांगना स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग नहीं है पूछा तो ये नहीं है, बाकी पानी पुल्लिंग है, बाजरा पुल्लिंग है और हीरा पुल्लिंग है। और बुक में इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई दिया है जो कि गलत है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी ही होगा, वीरांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सब कुछ जानता है तो वो क्या सर्वज्ञ कहलाता है ना, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है सोना, ये भाववाचक नहीं है। देखिए भाववाचक संख्या जो भाववाचक है यानी कि मनाही, विद्वता, खुशी, ये भाववाचक संज्ञा है। ये सोना मतलब गोल्ड वाला सोना है, ठीक है, इसलिए ये द्रववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है में कौन सा वाक्य है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य मतलब होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर रहता है, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। और वो जैसे जो, जिसका, इससे जुड़ा हुआ रहता है। वह मेरा भाई है जो कमरे में बैठा है, ये मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 प्रकार का होता है स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, है ना, ये होता है ना काके लागू पाए, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, ये शुद्ध है। बाकी पढ़िए लेकिन ये शुद्ध है ना, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माथे पर बाल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है असंतोष प्रकट करना। माथे पर बाल पड़ना यानी असंतोष प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताएं। तो इसका बहुवचन होता है लड़कों को बुलाओ, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धावक तेज गति से दौड़ते हैं। तो वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो देखिए तेज गति से दौड़ते हैं यानी कि कोई भी वाक्य में अगर जो कार्य संपन्न होने की क्रिया को है ना विशेषता बतलाता हो, यानी तेजी से दौड़ रहा है या तो धीरे धीरे दौड़ रहा है या अचानक, तो वो कार्य करने की रीति बताता है ना, वो रीतिवाचक कहलाता है। प्रोसेस बताता है वो रीतिवाचक। तेज गति से दौड़ रहा है तो ये रीति बता रहा है ना, विधि या रीति बताता है, ये रीतिवाचक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ज्योत्सना, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी देखिए प्रदर्शनी में है ना ये हर्षिकार जो है ये नहीं होता है, और मानवीकरण में यो है, यो नहीं होता है, मानवीकरण होता है, सिर्फ मानवीयकरण नहीं होता है। और नूपुर में ये दुर्घुकार होता है, नूपुर, अब ये सही होता है इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आविर्भाव का पर्यायवाची है। तो इसका करेक्ट आंसर है उद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनहीन में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर है तत्पुरुष है, धनहीन में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। प्याज तीखा होता है, ये शुद्ध है। आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी शुद्ध है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ये भी सही है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, यहाँ करना लगाना यहाँ जरूरी नहीं, ये सुपरफ्लुअस है, इसमें ये गलत है।
इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, बस इतना सही होना चाहिए, करना नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है विशेषण है, यानी कि गाय की विशेषता बतला रहा है, ठीक ना, कि गाय काली है, राम की गाय बहुत काली है, उजला है, मोटा है, ये विशेषता जो बतलाता है वो क्या है, विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये स्वकर्मक वाक्य है, स्वकर्मक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, सदैव शब्द में कौन सी संधि है, इसका करेक्ट आंसर है वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकृत शब्द का विलोम है, अधिकृत शब्द का विलोम अनधिकृत होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये वाला सही है, अनधिकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्बुज अम्बुधि शब्द का युग्म का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्बुज कमल और अम्बुधि सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है, बाकी के लिए एक शब्द कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है यायावर कहलाता है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, यायावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है आनुषांगिक, ये वाला आनुषंगिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शशांक शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रमा का पर्यायवाची है शशांक, ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची कलानिधि चंद्र शशांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि कारक के हैं ना 8 भेद होते हैं, ये ध्यान रखना है। आप पेसेज आया है, ठीक है, पेसेज देखते हैं। पेसेज को पढ़ने से पहले क्या है ना, इसका बेहतरीन तरीका होता है बनाने का यही कि इसका पहले क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ने से ये आइडिया आपको हो जाएगा कि ये सब है ना, जब पेसेज पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन का आंसर उसमें ढूंढेंगे। तो पहले क्या है, क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं, 51 से 55 तक का है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है, ठीक है। अब जब पेसेज पढ़ेंगे ना तो ये ध्यान रखेंगे कि सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा, जब ये शब्द आएगा, ये सेंटेंस, तो वहाँ नोटिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन चुनिए। अगला है कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है, तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 98.6 के संदर्भ में असत्य कथन है, तो 98.6 के बारे में अगर जब पेसेज में आएगा तो वहाँ पे नोटिस करना है। नेक्स्ट है कि जोनाथन हुसैन ने हाल ही में क्या किया। चलिए अब पेसेज पढ़ते हैं स्पीड में, एक बार पेसेज पढ़ लेते हैं। देखिए, मापना सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है, ठीक है। मापना, देखिए क्वेश्चन में था ना एक जगह कि सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में चलते, देखिए पहला क्वेश्चन है कि सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है, तो इसका आंसर पहले सेंटेंस में ये देखिए कि मापना है ना, सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मापना। मापना सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। अब इसका कहानी खत्म हो गया। अब आगे देखना, आगे जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर के तापमान के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब आगे पेसेज पढ़ेंगे कि दुनिया भर के सभ्य समाजों ने अपने अपने ढंग से समय को, दूरी को, गति को, आकार को, क्षेत्रफल को नापने के पैमाने विकसित किए हैं। फिर एक ऐसा दौर आया जब हर चीज़ को ही मापा जाने लगा, जैसे सर्दी को, गर्मी को, सुख को, दुख को, अर्थव्यवस्था को, महंगाई को, यहाँ तक कि अक्ल को भी। इसी के साथ 150 साल पहले एक और पैमाना विकसित हुआ इंसान के बुखार को मापने का। कार्ल वंडरलिच ने शरीर के इस तापमान को समझने के लिए लंबा शोध किया। वह इस नतीजे पर पहुंचे कि 98.6 डिग्री। अब देखिए यहाँ 98.6 डिग्री के बारे में आने लगा है।
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का सामान्य तापमान है। शरीर का तापमान अगर इससे ज़्यादा हो तो इसका अर्थ है बुखार। यही तापमान चिकित्सा व्यवसाय का मानक बन गया। 98.6 का आंकड़ा जल्द ही एक मुहावरा बनकर समाज और संस्कृति के कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होने लगा। इसी के नाम से एक गीत बना। देखिए 98.6 डिग्री इतना मशहूर हो गया कि इसी नाम से एक गीत बना, एक उपन्यास लिखा गया और एक सर्वाइवल गाइड आई और दुनिया के कई देशों में एफएम चैनल खुले। ठीक है, अब देखिए 98.6 के बारे में वहाँ चलते क्वेश्चन में क्या था। देखिए 98.6 वाला ये क्वेश्चन है कि 98.6 के संदर्भ में असत्य है। देखिए इस नाम से दुनिया के कई देशों में एफएम चैनल खुले, ये सही है ना, ये वहाँ सेंटेंस में है वो पैसेज में। इसके नाम से एक सर्वाइवल गाइड आई, ये भी सही है। इसके नाम से एक कहानी लिखी गई, ये नहीं है। ठीक है, और 98.6 नाम से एक गीत बना, ये भी है, यानी इसका आंसर हो जाता है ये असत्य है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 54 का है ना, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ लिखा था ना, इसके नाम से एक गीत बना, एक उपन्यास लिखा गया और एक सर्वाइवर गाइड आई। ठीक है, और दुनिया के कई देशों में एफएम चैनल खुले, लेकिन किताब लिखी गई ये नहीं था उसमें, है ना, उपन्यास लिखा गया है ये था। तो अब आगे पढ़ते हैं। पर अब 98.6 के इस आंकड़े पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जोनाथन हुसैन, अब देखिए जोनाथन हुसैन के बारे में क्वेश्चन था वहाँ। ठीक है, जोनाथन हुसैन ने पिछले दिनों इस पर लंबा शोध किया। ठीक है, अब देखिए जोनाथन हुसैन वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन था क्या कि जोनाथन हुसैन ने हाल ही में क्या किया। देखिए यहाँ लंबा शोध किया है ना, इसका आंसर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। एक लंबा शोध किया तो वह इस नतीजे पर पहुंचे कि मानव शरीर के सामान्य तापमान के लिए 98.6 का आंकड़ा मूल रूप से गलत है। इन्होंने पाया कि हमारे शरीर का तापमान सुबह के वक्त थोड़ा कम होता है और शाम तक थोड़ा बढ़ जाता है। इसके अलावा पुरुषों के अलावे महिलाओं के शरीर का तापमान मामूली सा ज़्यादा होता है। यानी कि यहाँ कहना है कि पुरुष के मुकाबले महिलाओं के शरीर का तापमान मामूली सा ज़्यादा होता है और बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी बच्चों का और ज़्यादा होता है बड़ों के मुकाबले। फिर अलग अलग तरह के लोगों के शरीरों का सामान्य तापमान अलग अलग होता है, यानी पूरे मानव समुदाय के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का मानक सही नहीं है। वह इस नतीजे पर पहुँचे कि शरीर का सामान्य तापमान और बुखार दोनों ही जटिल चीज़ें हैं। एक आंकड़े के सरलीकरण से इसे नहीं समझा जा सकता है। सच तो यह है कि सटीक पैमाने सिर्फ भौतिक चीज़ों और प्रक्रियाओं के ही बनते हैं। सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने सिर्फ सांकेतिक होते हैं। इनमें उनके उतार चढ़ाव ही थाह भर पाई जा सकती है। दिक्कत तो तब आती है जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। एक क्वेश्चन दिक्कत से भी था, है ना, दिक्कत तो तब आती है जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसका आंसर शायद अभी नहीं आता है ना। मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में कौन सही है। ठीक है, देखिए बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा ज़्यादा होता है, ये सही है ना, ये पैसेज में था, ये सही है 52 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत आती है। अब देखिए दिक्कत आती है, पैसेज के लास्ट में दिया हुआ है। दिक्कत तो तब आती है जब इसे जड़ मानक मान लेते हैं। देखिए दिक्कत तब आती है जब इसे जड़ मानक मान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सब का आंसर हो गया है ना, 55 तक का आंसर हो गया है। जैसे ये 98.6 वाले में हो गया था कि इस नाम से एक कहानी लिखी गई, ये गलत था, है ना, उपन्यास वाले लिखा गया था। और जोनाथन हुसैन ने एक लंबा शोध किया था। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन है कि कंजूसी से ध्यान व्यय करने वाले के लिए एक शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है कृपण कहलाता है। कंजूसी से जो धन व्यय करता है कृपण कहलाता है। जो कर्म खर्च करता है ना वो मित व्यय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा सेवक को कम्बल देता है, वाक्य में रेखांकित
पद में कौन सा कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर है संप्रदान कारक। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ देता है यानी कि दे रहा है तो वो संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि जिसके लिए कुछ किया जाए या तो जिसे कुछ दिया जाए तो उसे ना संप्रदान कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। निर्धन में कौन सी संधि है? इसका करेक्ट आंसर है विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिदिन शब्द में समास होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। व्योम का पर्यायवाची शब्द है तो इसका करेक्ट आंसर है व्योम का पर्यायवाची शब्द है व्योम। देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है अंतरिक्ष, अंबर और व्योम, यानी कि और नभ होता है। देखिए अंतरिक्ष, अंबर, नभ और व्योम ये चारों होता है आकाश का पर्यायवाची शब्द, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्कश का विलोम चुनिए, है ना। कर्कश मतलब होता है क्या? खुरदरा, कर्कश, तो इसका विलोम हो जाएगा मधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो इसका करेक्ट आंसर है नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा है। जैसे देखिए एक होता है नी प्रत्यय, एक होता है आनी प्रत्यय। ठीक है, आनी प्रत्यय होता है यानी कि देखिए नी में नी प्रत्यय इसमें लगा है, शेरनी में, मोरनी, कुटनी, इसमें नी प्रत्यय है। एक होता है आनी प्रत्यय, जैसे नौकरानी, जेठानी, देवरानी, इसमें आनी प्रत्यय है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल वाक्य में बदलिए। जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं। तो इसका सिंपल में बदलना है, तो सिंपल में ये हो जाएगा साहसी विद्यार्थी उन्नति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया विशेषण के भेद लिखिए, यानी कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है में जल्दी जल्दी क्या है? तो देखिए कोई भी क्रिया को, कोई भी काम को अगर बता रहा है, ये रीति बता रहा है कैसे वो ढल रहा है, धीरे धीरे या जल्दी जल्दी, तो वो रीति बता रहा है, यानी कि रीतिवाचक हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहता है, तो वो है सरसों, दोनों में समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में दोनों वचनों में एक वचन और बहुवचन, ये इसमें दोनों में समान है सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विकल्प में सही शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? तो देखिए भाववाचक संज्ञा शब्द है ना, वह संज्ञा जो व्यक्ति या पदार्थ के धर्म या गुण को बोध कराती है वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सौंदर्य, चतुराई, बुढ़ापा, करुणा, ये चारों भाववाचक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द है कष्ट, ये पुल्लिंग है, बाकी ये तिथि, रीति और सुंदरता ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मुहावरा का अर्थ क्या है? कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, है ना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो शुद्ध इसमें केवल व्यवहारिक ये जो है ना ये शुद्ध है, बाकी प्रशंसा में ना, ये प्रशंसा कैसे होता है? पहले आता है तालमसो, है ना, उसके बाद आता है ये प्रशंसा, ये सही है। और तत्कालिक में है ना यहाँ आकर आता है, तो में आकर तात्कालिक होता है। और बीरहनी में हो में हर्षिकार आता है, बीरहिनी होता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया विशेषण के भेद लिखिए, यानी कि बच्चे धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे में क्या होगा? धीरे धीरे, जल्दी जल्दी में क्या? रीतिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो जैसे कि सूर्य के छिपने पर अंधेरा छा गया, तो इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? कि सूर्य छिप गया और अंधेरा छा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा भेद लिखिए, यानी कि हमें भारतीय सेना पर गर्व है, तो सेना इसमें क्या है? तो सेना
इसमें समूहवाचक है। देखिए कोई भी चीज़ झुंड में हो या तो समूह में हो वो समूहवाचक कहलाता है। जैसे सेना क्या है, झुंड में रहता है, समूह में रहता है, वो समूहवाचक कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सखी सखियों, ये सही नहीं है क्योंकि सखी और सखियाँ होता है, यहाँ सखियों नहीं सखियाँ होगा, ये ध्यान रखना है, सखियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्वकर्मक क्रिया का वाक्य है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालिका निबंध लिख रही है। स्वकर्मक मतलब होता है ना कि जैसे कि जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है वो स्वकर्मक क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। तो इसका शुद्ध संधि विच्छेद है अति प्लस अधिक। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 कि गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किनारा शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। तो किनारा का अनेकार्थी नहीं है घेरा। देखिए घेरा है ना, ये चक्र का अनेकार्थी रूप है। चक्र का अनेकार्थी रूप में जैसे घेरा, पहिया, ये सब आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध है कुमुदिनी, ये वाला है ना, ये को में अर्सुकार, मो में अर्सुकार, ये दो में अर्सिकार, नौ में दीर्घिकार, ये कुमुदिनी सही है, ये शुद्ध है। ठीक है, अब आता है पेसेज। देखिए पेसेज देखने में बड़ा लगता है लेकिन वो है ना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, अगर इसका बस बनाने का तरीका ये ध्यान रखना है कि पहले इसको क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आसानी से बन जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है ना कि आप पैसेज पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ें, आप उसको ऑप्शन छांट के आंसर टिक कर सकते हैं। जैसे इसमें आंसर कहाँ तक का क्वेश्चन है, 81 से 85 तक। ठीक है, आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है। तो आप देखिए समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है, उसे व्यर्थ करना, ये तो नहीं होगा। समय का सदुपयोग का मतलब व्यर्थ करना थोड़ी ना, ये गलत हो जाएगा। समय उसका अनादर करना, ये भी नहीं होगा। उसे संभाल कर रखना, ये भी नहीं होगा। समय को संभाल कर रखने से काम थोड़ी नहीं चलता है। तो उसे व्यर्थ नहीं गंवाना, ये सबसे अच्छा है ना, इसका अर्थ ये होता है। समय का सदुपयोग का मतलब होता है उसे व्यर्थ न करना। इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है। तो आप देखिए समय का सदुपयोग का मतलब क्या होगा, वो सदा पीछे रहते हैं, ये गलत हो जाएगा। समय का सदुपयोग का मतलब ये थोड़ी ना कि सदा पीछे रहते हैं, वे कभी सफल नहीं होते हैं, ये भी सेंटेंस गलत है। सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं, ये भी सेंटेंस गलत है, क्योंकि समय का सदुपयोग करने से सदा विफल होगा, ये तो पूरी तरह से गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, जो इसकी महत्ता समझते हैं वो सफल होते हैं। नेक्स्ट है कि समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। अब ऑप्शन से इसे आप अपने समझ के छांट के आंसर टिक कर सकते हैं कि समय नहीं मिलता, ये नहीं होगा। धन वापस मिल जाएगा लेकिन समय नहीं, ये सही लग रहा है। अब क्या है कि समय वापस मिल जाएगा लेकिन धन नहीं, ये गलत है कि नहीं। हम लोग क्या जानते हैं कि धन वापस मिल जाए लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता है, ये भी गलत हो जाता है। बहुत मेहनत से मिलता है समय, मेहनत से समय नहीं मिलता, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाता है सी, धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है। देखिए सजगता मतलब होता है सतर्क रहना, अलर्ट रहना। तो पर्यायवाची में इसका क्या आ जाएगा, सतर्कता आ जाएगा, चौकन्नापन आ जाएगा, होशियारी भी आ जाएगा, ये इसका पर्यायवाची नहीं है, प्रमाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताएं। तो शीर्षक जानने के लिए ना एक बार है ना ये पैसेज को एक बार सर से निगाह से पढ़ना पड़ेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार स्पीड में पढ़ देते हैं पैसेज। देखिए समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने से वापस पाया जा सकता है परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। देखिए ये था ना क्वेश्चन में था, तो ये आंसर इसका ठीक हुआ था। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस समय में
इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं। आप देखिए पैसेज का जो सारांश है ना समझ में आ रहा है, समय के बारे में और छात्र के बारे में दिया हुआ है। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ गए। ठीक है, जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता है। समय के प्रति सजगता, ठीक है, मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। यानी कि छात्र और समय के बारे में ये पैसेज है पूरा। ठीक है, यानी इसका सारांश अब निकाल सकते हैं आराम से। ये था ना, इसका शीर्षक हो जाएगा क्या होगा, जीवन और समय। ये नहीं होगा, ये सूटेबल नहीं है। छात्र जीवन और समय ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो इसका करेक्ट आंसर है परलौकिक। ऐहिक का विलोम होता है परलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लहर का पर्यायवाची है? तो लहर का पर्यायवाची है ना, ये बीची भी है और हिलोर भी लहर का पर्यायवाची है, तरंग भी है। इसका बी नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है एक से अधिक। ये तीनों है, ए और डी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खग जाने खग ही की भाषा का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध इसमें है ना आषाढ़, ये वाला शुद्ध है, क्योंकि जो आषाढ़ होता है ना शुद्ध वाला ये होता है, ये वाला शो होता है ना आषाढ़। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो अब वाक्य को पढ़ते हैं, जैसे मैंने पुस्तक पढ़ने वाला था, यानी था यानी कि ये भूतकाल में चला गया। और मैं आपका आभारी हूँ, तो ये वर्तमान में आ गया। मैंने एक पेड़ काट लिया, ये भी भूतकाल में चला गया। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ये भविष्य में आ रहा है ना, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, तो ये भविष्य काल में आ गया। इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया वाक्य में जो वह है ना, ये कौन सा विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? उभयलिंग मतलब फीमेल और मेल दोनों होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर। डॉक्टर क्या है ना, फीमेल और मेल दोनों को ही डॉक्टर ही बोलते हैं। बाकी जैसे विद्वान है ना, तो ये हो गया आपका मेल, और इसका फीमेल होता है विदुषी। गायक का होता है गायिका। अभिनेत्री है तो इसका मेल हो जाता है अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधू का बहुवचन क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बधुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर है संबोधन कारक है। देखिए जिस वाक्य में है ना किसी को पुकारा जाए या तो संबोधन किया जाए, जैसे हे राम, अरे, ये अगर संबोधन किया जाए तो वो संबोधन कारक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है श्वेत पत्र। कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेत पत्र। भाषा किस धातु से बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है भास से बना। ये भास से, भास, ये इस भास का अर्थ होता है बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन में कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्लेष अलंकार है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चक्षु और आंख, ये अशुद्ध है। ठीक है, तत्सम और तद्भव में यहाँ होना चाहिए चक्षु की जगह होना चाहिए अक्षी और आंख, है ना, अक्षी और आंख। ठीक है, बाकी ये तीनों शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में कुल है ना 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, 52, 52, तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए हिंदी में कितने वर्ण होते हैं ना, ये 52, इसको यहाँ से याद कर लीजिए कि ताश में कितने पत्ते होते हैं? तो 52 पत्ते होते हैं।
तो हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण का उच्चारण दम्भ से नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ण का उच्चारण दम्भ से नहीं होता है। अब आप दम्भ मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें 4 में से चुनना है ये कि कौन सा दम्भ से नहीं होता है। तो दम्भ का मतलब अगर आप समझ नहीं रहे तो कोई बात नहीं, सब का उच्चारण करिए। जिस 3 का उच्चारण एक जैसा होगा और बाकी एक का उच्चारण वैसा नहीं होगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे तो, नो, दो, चो। देखिए चो का उच्चारण अलग हो रहा है तो इसका आंसर हो गया डी। इसका उच्चारण दम्भ से नहीं हो रहा है, तो ऐसे करके टिक कर देना। जो नहीं भी जानते हैं उसको आप अंडरस्टैंडिंग समझ के उसे आंसर टिक करना ही करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इस तरह सटीक 100 MCQ होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण थे। आज का क्वेश्चन है कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए।